थे। अब हम आगे की कार्यवाही के लिए यहाँ पर इनवाइट करते हैं हमारे आज के स्पीकर को, जो है हमारे विनय ताम्रकार जी। और मैं विनय जी को यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। विनय जी के बारे में बताना चाहूंगा। विनय जी गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गाडरवाड़ा से बिलोंग करते हैं। बिजनेस को पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, जो भी अपनी जर्नी में बताएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, पर ये अभी फिलहाल जबलपुर में काम कर रहे हैं और बिजनेस को लेकर सिंसियर हैं। कुछ लापरवाहियां हैं जो उम्मीद करता हूं कि आज के उनके अपने इस स्पीच में वो यहाँ पर हम सबको बता पाएंगे कि उनकी गलतियां क्या थी, क्योंकि हमारी अपनी गलतियां ही समझ पाना और उसे बाद में निकाल देना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आती है। तो मैं विनय जी से आज उम्मीद करूंगा कि अपनी जर्नी में आज यहाँ पे सबको शेयर करें और भविष्य में यही प्रार्थना करेंगे हम ऊपर वाले से कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो अपने सफलता को हासिल कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए और जल्द से जल्द डायमंड जिप उनके कदमों में हो। तो ऑल द बेस्ट विनय जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनम्यूटेड हैं, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सोनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आज इस छोटी सी नाचीज को अपने बारे में बताने का एक मौका दिया। हालांकि जब शेप शॉप बिजनेस स्टार्ट किया था तब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मौका मिलेगा जिसके माध्यम से अपनी खुद की जर्नी मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, बहुत ही सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ देखा, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में सुना। कभी मतलब यही सोचते थे मन में कि कभी हमको भी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक्स गॉड और थैंक यू ग्रेट सिस्टम ईडब्ल्यूएल और शेप्स ऑफ कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मौका मिला अपने बारे में, जो कुछ भी मैंने आज काम करके लगभग इस जर्नी में जो कुछ काम किया है अपने बारे में शेयर करने का मौका मिला। उसके लिए मनोज सोनी सर और मेरे गुरु मिस्टर हरिशंकर लोधी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हर कदम पर, हर परिस्थितियों में मेरा सपोर्ट किया है। रेसू मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से बिजनेस मैंने उनके साथ किया हुआ है और हर परिस्थिति में उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। और उम्मीद है इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां तक सभी लीडर्स ने अपने अपने बारे में बताया, और थैंक्स तो कोरोना को भी कहना चाहिए, यदि कोरोना नहीं होता तो शायद आज हम सब लोग इस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को शेयर नहीं कर रहे होते। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और मैं मनोज सोनी सर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि सोनी सर शुरुआत से ही सभी को बोल रहे हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन में किसी से भी कहीं भी मिलने का प्रयास न करें, सोशल डिस्टेंस जो है उसको बनाए रखें। तो मैं सोनी सर के लिए भी कहना चाहूंगा कि सर आप भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा है। आप यदि सुरक्षित रहेंगे तो हम सभी लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल है ही। तो सर आप भी सुरक्षित रहें, ईश्वर से यही कामना है कि आपकी ही मार्गदर्शन में, आपकी छत्र छाया में रहकर हम सभी लोग डायमंड शिप पर पहुंचे। और सर एक आग्रह और है कि मैंने एक छोटा सा अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, तो मैं उसको चालू करना चाहूंगा। सर कैन आई? यस यस। ओके सर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, यदि फैमिली बैकग्राउंड की, तो दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूं तो काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा जो गांव है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील गाडरवाड़ा, सभी ने सुना होगा, और लगभग गाडरवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर चीचली एक पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध गांव है, छोटा सा गांव है, अभी नगर परिषद में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन मैं अपने बारे में बात करूं तो हमारे घर में भी पीतल बर्तन का उद्योग चलता है, पुश्तैनी व्यवसाय है पीतल बर्तन का उद्योग। और हमारे पिताजी बचपन मतलब बहुत शुरुआत से ही ये काम कर रहे हैं। पीतल का जो उद्योग है
तीन प्रकार से चलता है। काफी बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, मशीनें हैं, कई जगह गलाई वगैरह होती है जिसमें पीतल मैन्युफैक्चरिंग होती है। कई लोग बाहर से माल लाके खुद में घर में बनाते हैं। स्टार्टिंग में शुरुआत में हमारे घर में भी पीतल का व्यवसाय होता था, गलाई होती थी बहुत बड़े स्तर पर। सभी लोग, पैसे की कोई कमी नहीं थी स्टार्टिंग में। लेकिन हमारे जो पिताजी हैं वो 5 भाई हैं और उन 5 भाइयों में हमारे पिताजी सबसे छोटे हैं। और जब सभी लोग साथ में मिलके काम करते तो काम काफी अच्छा चलता था, पैसा भी पर्याप्त रहता था, सारी सुविधाएं थी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाइयों में मतभेद होने के कारण बंटवारे हुए। बंटवारों में जो बड़े बड़े भाई थे, उन सारे बड़े भाइयों ने अपने अपने हिस्से में ज्यादा ज्यादा रखने के बाद पिताजी के हाथ में सिर्फ 2 कमरे रह गए थे। पिताजी ने, जब मैं छोटा था, बहुत मेहनत करके रात रात भर मेहनत मजदूरी करके पाला बड़ा किया। मेरे को एक स्टोरी याद है, ज्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन जब मैं दूसरी क्लास में था, सेकंड क्लास में जब मैं था, तब की बात याद है। परिस्थिति इतनी खराब थी कि हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं और 1 सिस्टर है। मैं सबसे छोटा उनमें से। तो परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी, एक बार मुझे याद है, मैं सेकंड क्लास में था तब मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि शायद अब हम स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाएंगे, तो इनको पढ़ाने, हम लोगों का नाम कटवाने के लिए स्कूल गए थे। तब जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, चिचली गांव में नालंदा विद्यापीठ करके है, 8th क्लास तक का भी स्कूल था। उसके जो प्राचार्य थे, चूंकि मैं बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, काफी कमजोर था, और हमारे 2 भाई और 1 सिस्टर वो काफी अच्छे थे। तो नाम कटवाने का डिसीजन लिया, क्योंकि फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। तो उस दौरान जो प्रिंसिपल थे, प्राचार्य, उन्होंने बोला कि आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छे पढ़ते हैं, तो आप उनका नाम क्यों कटवा रहे हो? एक काम कीजिए, हमारी मम्मी जी से बोला कि आप इसी स्कूल में अगर आप टीचिंग कर सके तो पढ़ा लीजिए। इससे ये हो सकता है, गांव में ये होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में, यदि घर से कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री हो जाता है। तो उस दौरान मम्मी जी ने स्कूल में 300 रुपए महीने में स्टार्ट किया पढ़ाना, और हम लोगों का एडमिशन नाम नहीं कट पाया। उसके एक साल बाद ही मम्मी जी का जॉब लग गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 500 रुपए महीने से। तब से लेके अभी तक मम्मी जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, और अब 500 से स्टार्ट किया था और आज 10,000 रुपए महीने उनकी सैलरी है। तो दोस्तों, नौकरी के दौरान मैंने बचपन से देखा और अभी तक कि मम्मी को लगभग 15-16 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जॉब में, और आज 16-17 सालों में सिर्फ उनकी जो सैलरी है 10,000 रुपए हो पाई है। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में 500 रुपए भी मायने रखता था और आज 10,000 रुपए भी मायने रखता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया। एजुकेशन की यदि बात करें, सर आपका स्क्रीन चालू है शायद। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जी जी। अच्छा, 1 मिनट आपको हाँ, 1 मिनट सर। सर एक तो फुल स्क्रीन आ नहीं रहा है। जी सर। सर आपका शायद स्क्रीन चालू है और पार्टिसिपेंट नीचे दिख ही नहीं रहा है। जी, आप स्क्रीन ऑफ कीजिए सर। हाँ, आपका फोटो दिख रहा है पासपोर्ट वाला, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, गैलरी व्यू और एंड मीटिंग आ रहा है ऑप्शन। एग्जिट। हाँ सर। हाँ आ गया सर। हाँ जी। अभी सर आप दिख रहे हैं खाली 18 शायद। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट सर, मैं अपना स्क्रीन ऑफ करूँ पहले। हाँ सर, पार्टिसिपेंट में जाना है। जी, आपके नाम सर्च करना है पहले। सर्च में आ जाएगा सर आपका नाम। हाँ सर, आपके में सर आ रहा है अनम्यूट और मोर करके आ रहा है। हाँ
एक मिनट, अनम्यूट कर दिया। हाँ, ठीक है। अभी ओके। हाँ सर, आ रही है। कर रहा था तो मैंने आपको बना दिया, है जी ना? जी अब केवल आप ही स्क्रीन शेयर कर पाओगे, जी क्योंकि बार-बार प्रॉब्लम आ रही थी। जी। लेकिन उसमें हुआ कि मैं म्यूटेड था, तो मैं खुद को भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको फिर फ़ोन करके मुझे अनम्यूट करवाना पड़ा। तो अब मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और अब आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके सर। तो दोस्तों, बात भी चल रही थी एजुकेशन की। यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा जो एजुकेशन हुआ, मैं बताना चाहूंगा फैमिली बैकग्राउंड। तो इस तरीके से हमारे घर में पीतल के बर्तन बनते हैं, और पीतल के, सही ना? और आज भी बनते हैं। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में जब भी मैं फ्री होता हूँ, इस मीटिंग के द्वारा या वीडियो सुनने के बाद, जो भी वर्किंग रहता है, होमवर्क जो उसको करने के बाद, मैं भी इस काम को करता हूँ। पहले भी करता था और आज भी करता हूँ, काफ़ी अच्छे से कर लेता हूँ। पीतल के बर्तन इस तरीके से हमारे घर में बनते हैं, और लगभग सभी घरों में, चिचली में सभी घर में ये पीतल के बर्तन बनते हैं, सही ना? दोस्तों, बात करता हूँ मैं मेरी एजुकेशन की। तो मैंने अपना जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, मैंने जैसे बताया नालंदा विद्यापीठ चिचली का में गाँव स्कूल है, उसमें मैंने पूरा एजुकेशन लिया। और अपने जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का एजुकेशन, दोनों की दोनों चिचली में ही एक गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, जिसमें मैंने 12वीं क्लास तक का पूरा एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद 10 किलोमीटर दूर गाड़ावारा है, चूँकि हमारे गाँव में कॉलेज नहीं है, तो 10 किलोमीटर दूर रोज़ बस से, उस समय ऑटो भी नहीं चला करते थे, बस से ही धक्का खा के जैसे भी करके हम लोगों ने, मतलब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। बीएससी मैथमेटिक्स से सेलेक्ट किया हुआ था। एजुकेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं बहुत कमज़ोर था, और एक बार 8th क्लास में फेल भी हुआ। 8th क्लास में मैं फेल भी हुआ, जिसका मुझे आज एडवांटेज मिलता है, लेकिन पहले डिसएडवांटेज मिलता था इस बिज़नेस के पहले। और आज एडवांटेज ये मिलता है कि काफ़ी लोग मुझे, कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, जो बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, मैं अपनी फेल वाली मार्कशीट साथ में लेके चलता हूँ, और उनको बताता हूँ मैं भी 8th क्लास फेल हूँ। क्योंकि क्योंकि सर ने बताया है कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को कैसे ढालना है, हर चीज़ का किस तरीके से आप प्लस पॉइंट उसका ले सकते हो। तो मैंने उस 8th फेल की मार्कशीट, जिसमें मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 4 सब्जेक्ट में, जिसमें मैं संस्कृत और हिंदी में बस पास हुआ था। हिंदी और सामाजिक विज्ञान, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट में फेल हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एजुकेशन की यदि बात करूँ तो दोस्तों, अचानक से एक यू टर्न जो होता है, शायद वो फेल होना मेरे लिए यू टर्न ही था। क्योंकि उसके बाद आप सभी लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 8th क्लास में टॉप किया हुआ था उस स्कूल में। और उसके बाद मेरा एजुकेशन स्किल काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ, क्योंकि संगत का असर होता है। अ, अच्छे दोस्त मिले जो अच्छा एजुकेशन, पढ़े लिखे थे, सारे लोग बहुत अच्छे पढ़ते रहे, मतलब जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में होशियार थे। और इस तरीके से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 9th क्लास में उत्कृष्ट स्कूल में एडमिशन लिया। 10th में मैंने लगभग 85% मार्क्स फाइट किया था, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स में डिस्टेंस लिया हुआ था। दोस्तों, उसके बाद 11th क्लास आई। 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने की बात है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि घर की पारिवारिक स्थिति उतनी सही नहीं थी कि मैं मैथ सब्जेक्ट ले सकूँ, क्योंकि उसमें मोटी-मोटी बुक्स आती थी। पहले हमने बहुत 15-20 पेज की बुक्स पढ़ी, और अचानक से 5 250 पेज की बुक आ जाना, मतलब मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ कोचिंग फाइट करना, कोचिंग लेना, बिना कोचिंग के हो नहीं पाता था। तो मैंने फिर भी, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसमें कि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लें, क्योंकि पारिवारिक स्थिति काफ़ी खराब थी। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके, कैसे भी करके, ज़ोर लगा के, अपनी जिद के माध्यम से मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया। और 11th में बड़ी मुश्किल में पास किया, क्योंकि अचानक से सब्जेक्ट चूज़ करना और एक
और काफी हैवी सब्जेक्ट मेरे लिए था, तो मैं उसमें माहौल में ढल नहीं पा रहा था। तो हालांकि पास तो हो गया, लगभग 65% करीब 11th में आए हुए थे, लेकिन 12th में मैंने मेहनत करने के बाद बिना कोचिंग के, ना फिजिक्स की कोचिंग, ना मैथ्स की कोचिंग, और ना ही केमिस्ट्री की कोचिंग, तो मैंने 12th में लगभग 78 मार्क्स फाइट किया हुआ था। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। लगभग 2011-12 में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से, और इस कॉलेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज भी मेरे आए थे मैथमेटिक्स में। उसके बाद दोनों दोस्तों, मैंने बीएससी कंप्लीट होने के पहले ही एक लगभग जब मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा था, तभी मैंने जबलपुर में बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में मैंने एडमिशन ले लिया। जबलपुर के पाटन रोड पर है राधा कृष्णन कॉलेज, पाटन रोड पर, वहां पर मेरा एडमिशन हुआ। बीएड मैंने कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। लगभग उस समय जो बीएड का 1 साल का कोर्स चलता था, आज वही कोर्स 2 साल का हो चुका है। और उस समय डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था मैंने 35,000 रुपए का। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी जिद से ये भी कोर्स अपनी ही जिद से किया। पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन जिद करने के बाद पापा जी से बहुत जिद किया कि मुझे करना है, इससे क्या है जल्दी जॉब लग जाएगी। क्योंकि मेरा जो ड्रीम था कहीं ना कहीं सिर्फ टीचर बनना था। ड्रीम बाद में जो सेट हुआ टीचर बनना हुआ। पापा जी ने, मुझे आज भी याद है कि मेरे घर में पीतल रखा हुआ था, लगभग 100 किलो पीतल रखा था। उसको बेच के 35,000 रुपए मुझे हाथ में दिया था, जिसको मैंने गाड़ा वाड़ा एसबीआई बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उस जबलपुर में मैंने एडमिशन लिया, बीएड कंप्लीट किया। और दोस्तों, चूंकि आने जाने में पैसा लगता था, और चूंकि जो बीएड एजुकेशन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कॉलेज के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। क्योंकि ज्यादा लोग कॉलेज जाते नहीं है, तो ना आने और अटेंडेंस 75% प्लस करना होता था, तभी जाके आप पास उसमें हो सकते थे। तो उसका पैसा भी मांगते थे। तो इसके लिए मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, घर में ही कोचिंग, बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट किया। कोचिंग भी काफी अच्छा चला। मैंने 11th 12th और बीएससी तक के स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाया। साथ ही साथ मेरे पास चूंकि समय नहीं रहता था, तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं उनको समय नहीं दे पाता था। तो मैंने 5,000 रुपए महीने में 2 फैकल्टी हायर किए, और मैंने अपना कोचिंग अच्छे तरीके से मैथ्स ज्वाइन नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। लगभग 5 साल मैंने कोचिंग चलाया है दोस्तों। और कोचिंग के दौरान ही चूंकि मेरा ड्रीम था टीचर बनना, लगभग 2011-12 में ही मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। और 11-12 उसी दौरान संविदा वर्ग 2 का एक एग्जाम आया था 2011-12 में। तो संविदा वर्ग 2 का मैंने वर्ग 3 और वर्ग दोनों का एग्जाम दिया। इसमें मैंने वर्ग 3 में पास हो गया, लेकिन दो में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने 2 में चॉइस किया, और मैं संविदा कार्यकाल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लगभग मेरा जो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद पूरी ज्वाइनिंग जो कंप्लीट होती है, उस प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग गया। 2013-14 में मेरी जॉब लगी। हमारे गांव से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक रायपुर करके गांव है, वहां पर मिडिल स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने वहां पर जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दोस्तों उस समय ज्यादा कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, ना बहुत बड़े ड्रीम थे। सिर्फ ड्रीम एक था कि कैसे भी करके जॉब लग जाए, और जॉब लग गई तो यही हमारे लिए सक्सेस थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं सक्सेस भी था, और हो भी गया था। कोचिंग से लगभग 8 से 10,000 रुपए महीने में इनकम ले लेता था। और स्कूल जहाँ संविदा में स्टार्ट किया तो 7,000 रुपए महीने में मेरी स्टार्ट हो गया। तो 7,000 रुपए महीना मेरे को 3 साल तक मिलना था, क्योंकि संविदा कार्यकाल में 3 साल बाद मुझे मेरा परमानेंट जॉब हो जाता। लगभग मेरी सैलरी 22 से 23,000 रुपए फिक्स हो जाता दोस्तों। लेकिन बात आती है ना कि भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, शायद सपने मेरे बड़े तो नहीं थे, लेकिन भगवान को कुछ और देना था। तो एक मौका ऐसा आया कि 26 जनवरी की बात थी। वो वाकया 26 जनवरी का मेरी लाइफ में यूटर्न कुछ इस तरीके से आया। 26 जनवरी को मैं, चूंकि सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मैं भी स्कूल में मनाकर लौट रहा था। लगभग 1 से 1.5 बजे की बात है, 26 जनवरी। तो मैं झंडा फहरा के अपने घर से, मतलब स्कूल से घर की ओर आ रहा था, तभी हमारे एक सहपाठी थे जो साथ में हम लोगों ने बचपन से ही साथ में पढ़ाई लिखाई किया है। उनका एक कॉल आता है कि विनय कहाँ पर हो आप? तो मैंने बोला मैं स्कूल से आ रहा हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते चलाते तुमसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी शुरू से ही हैबिट है, मैं अपना मोबाइल जो है ऊपर के पॉकेट में रखता हूँ।
तो गाड़ी चलाते-चलाते मैंने उससे बात की, बोली जैसे ही घर पे आओ तो सीधा मेरे घर आना। तो मैंने बोला मैं सीधे तो नहीं आऊँगा, सबसे पहले घर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद आ पाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है जैसा भी हो लेकिन जल्द से जल्द आना। तो मैंने बोला उससे फिर बात क्या है आपके? कुछ नहीं, बोले 2 मैडम आई हैं, आपको उनसे मिलवाना है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, पता नहीं किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं। हालाँकि मैं समझ गया था ये क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि वो मुझको सेफ शॉप की जानकारी देने के लिए लगभग 1 से डेढ़ महीने से परेशान कर रहे थे। दोस्तों परेशान कर रहे थे इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की लाइफ में ये बिज़नेस प्लान आता है, स्टार्टिंग में तो सभी लोग यही बोलते हैं कि परेशान हो, परेशान करते हैं। क्योंकि फँसने-फँसाने वाला काम ऐसा समझ में आ रहा था और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सोच सही सभी की यही होती है कि शुरुआत में जब भी कोई कंपनी का प्लान लेके आता है तो उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। मैंने भी ऐसे ट्रीट किया। बोले कौन-सी मैडम? वही कंपनी वाली मैडम तो नहीं आ रही हैं? बोले हाँ, आ रही हैं, एट लीस्ट आ तो जाओ, देख तो लो, करना नहीं करना वो बात का मैटर है। आपको आना तो ज़रूर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर कोई इतनी दूर से आया है तो चलो ठीक है आते हैं। दोस्तों मन में 50 प्रकार से घर आते-आते सवाल चल रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कौन-सी मैडम होगी, कैसी दिखती होंगी, क्या बोलेंगी, क्या नहीं बोलेंगे, हम मना कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, करना तो है नहीं क्योंकि दोस्तों जॉब लग गई थी, कम उम्र में जॉब लग जाना कहीं न कहीं आजकल के यंगस्टर को यदि जल्दी जॉब लग जाए, तो उनका एटीट्यूड कहीं न कहीं साथ में आसमान पर रहता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो मैं मन में 50 सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ 2 दोस्तों को और लेके जाएँ। अकेले रहेंगे, 1 से भले 2। तो मैं अपने साथ अपने 2 दोस्तों को और साथ में लेके गया। उनके जब घर गया तो वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, 2 चेयर लगी थी, 2 चेयर पे 2 मैडम थी। एक मैडम थी हमारी सीनियर रेसू मैडम बैठी हुई थी। अब रेसू मैडम जैसे ही बैठी हो मैं जाके सीधा बैठ गया, बोले बोलो क्या है क्या बात है मैडम बताइए जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। मैंने ऐसे जल्दबाज़ी बताया, हालाँकि काम कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप में जल्दबाजी बता रहे थे। तो मैडम ने लैपटॉप खोला, उस समय ब्राउन कलर का कोई लैपटॉप लेके आई थी मैडम। उन्होंने जैसे ही लैपटॉप खोला, लैपटॉप देने के बाद बोलना स्टार्ट किया, लगभग आधे से पौन घंटे तक लगातार रेगुलर मैडम बोलती रहीं, 40 लाख रुपए साल का प्लान दिखाया। उस समय प्लान देखते समय मन में यही चल रहा था, भगवान जाने कौन-सी जानकारी बता रहे हैं, कौन-सी स्टोरी बता रहे हैं, 40 लाख रुपए 1 साल में यदि हम कमाएँगे, तो अगर ऐसा इतना आसान होता तो शायद सभी लोग लखपति, करोड़पति बन गए होते। तो मैंने मैडम से प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक ही शब्द बोला हुआ था, मैडम जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी लगी। चूँकि समझ में कुछ नहीं आया था लेकिन उनके उत्साह को ना गिराने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैडम जानकारी बहुत अच्छी है लेकिन मैं अभी इसमें जॉइन नहीं कर सकता, मैं सोच के बताऊँगा। चूँकि मैं जॉब में था, मैडम ने एक बात बोला, "आप करते क्या हो?" मैंने पूरा बताया तो उन्होंने बोला कि, "आप जॉब करते हो, खुद सेल्फ डिपेंड हो, उसके बाद भी सोच के बताओ, घर से पूछ के बताओगे।" तो मैंने बोला, "मैडम, बात ये है कि सोचना-विचारना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ, उसको तो छोड़ नहीं सकता और अचानक से कोई भी अपॉर्च्युनिटी में एकदम से पैसे लगा देना शायद सही नहीं होगा।" मैडम ने एक वीडियो को ओपन किया, वीडियो चलाने वाली थी, तो मेरे एक साथ में जो दोस्त जिसको लेके गया था मैं, उनने बोल दिया, चूँकि वो भी बहुत होशियार था, अपना बिज़नेस कर रहा है अभी भी। तो उन्होंने बोला मैडम वीडियो वगैरह ना चल रहा हो, हम सब समझते हैं, वो अपने बारे में बताएँगे, ऐसा-वैसा करके जवाब दिया और हम लोगों ने मैडम से बोला ठीक है मैडम बाद में मिलते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। मैडम ने नंबर लिया व्हाट्सएप नंबर, डायरी में नोट किया जिस तरीके से हम सभी लोग नोट करते हैं लिस्ट बुक में, उन्होंने भी अपनी लिस्ट बुक में नोट किया और हम लोग चले गए। हमको नहीं पता था उन्होंने लिस्ट बुक में क्यों नोट किया। रात को मैसेज आता है मैडम का कि "विनय जी आपने क्या सोचा?" अभी तक सोच लिया होगा शायद, व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो मैंने बोला मैडम अगर आपको बिज़नेस के बारे में बात करनी है तो आप बिल्कुल मैसेज मत करिएगा, मुझे आप ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दीजिए। मुझे किसी भी प्रकार का कोई बिज़नेस नहीं करना क्योंकि मैंने उस समय आपसे संकोचवश नहीं बोला कि मुझे करना नहीं है। तो दोस्तों 26 जनवरी के दिन मैंने प्लान देखा हुआ था। इस तरीके से मैडम ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फ्रेंड तो रह सकते हैं। तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कंटिन्यू मैडम ने हमसे फाइन ट्यूनिंग बंद नहीं करी और जिसने मुझे प्लान दिखाया था, वो कंटिन्यू मुझसे संपर्क में रहता था, उसने अपने प्रयास बंद नहीं किए दोस्तों। उन्होंने प्रयास बंद नहीं किया। एक बार क्या हुआ लगभग 1 माह बाद मार्च में मैं किसी काम से संडे के दिन की ही बात है, जबलपुर पहुँचा। अपने स्कूल के काम से मैं जबलपुर जा रहा था, तभी मेरे मित्र जिसने मुझे प्लान दिखवाया था उनका कॉल आता है कि विनय जी कहाँ पर हैं? यदि आप चल सको तो चलो नरसिंहपुर में मीटिंग है, आज संडे है वैसे भी आप फ्री होगे। तो मैंने बोला मैं तो नरसिंहपुर में नहीं हूँ, मैं चूँकि घर में नहीं हूँ, मैं जबलपुर जा रहा हूँ, ट्रेन में हूँ इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो उस दौरान बाय लक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो।
उन्होंने बोला चलिए ठीक है, आप जबलपुर में हो, जबलपुर में ही रेसू मैडम गई हुई हैं आज, अगर आप हो सके तो आप प्रेजेंटेशन हॉल में चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है, समय रहेगा तो पहुंच जाऊंगा, आप एड्रेस सेंड कर दो। उन्होंने एड्रेस सेंड किया, वही महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर सिविक सेंटर चौपाटी के सामने। तो मेरा जो काम था, चूंकि लगभग 2 बजे से मेरा काम स्टार्ट, जो जिस काम से गया था मुझे 2 बजे काम होना था वो, तो मेरे पास समय था लगभग 10:30 बजे, 10:30 पौने 11 बजे करीब मैं मदन महल स्टेशन पर उतर गया। और रेसू मैडम को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप एक काम करिए, रेसू मैडम से बता दिए कि विनय ताम्रकार आ रहे हैं जबलपुर में, आप उनसे संपर्क कर लो। मैडम का कॉल आ गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 2-2.5 घंटे हम भी फ्री हैं तो चल के देख लेते हैं। जब पहुंचे तो लगभग 11:30 बज चुका था, प्रेजेंटेशन चल रहा था। हमारे डायमंड लीडर हैं आनंद तिवारी सर, उनके नेटवर्क में नरेंद्र सिंह चौहान सर उस समय टोपाज लेवल पर हुआ करते थे। तो नरेंद्र चौहान सर का प्रेजेंटेशन चल रहा था। प्रेजेंटेशन में जब मैं पहुंचा तो लगभग वो जो स्लाइड था प्रेजेंटेशन का 40 लाख के आसपास पहुंच चुका था। मैंने देखा कि वो इस सेम प्रेजेंटेशन है, लेकिन अंतर ये था कि मैंने उस दौरान जब प्लान देखा था घर में, तब मैं अकेला था, लेकिन यहाँ पे लगभग 300-400 लोग एक साथ बैठ के प्लान देख रहे हैं और मैं पीछे खड़ा होकर दीवार से टिक के मैंने आधा प्लान देखा। प्लान देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि इतने सारे लोग यदि बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तब रेसू मैडम मेरे पास आती है प्रेजेंटेशन के बाद, बेना जी कैसा लगा प्लान? मैंने बोला कैसा लगा, क्या वैसे ही है जैसा पहले बताया था आपने, कोई अंतर नहीं है। तो उस दौरान किस्मत की बात ये थी, शायद सोनी सर को याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सोनी सर वहां पर खड़े हुए थे और रेसू मैडम ने मेरी मीटिंग सीधा मनोज सोनी सर से करवा दिया। अब जैसे ही रेसू मैडम सोनी सर के पास लेके पहुंची, तो उन्होंने बोला ये हैं सर हमारे सीनियर मनोज सोनी सर हैं, डायमंड लेवल पर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। क्योंकि नए थे बिजनेस में, तब तो जानते नहीं थे कैसा डायमंड होता है, क्या डायमंड होता है। तो मैंने बोला ठीक है सर। सर से हाथ मिलवाया, जैसे ही सर ने हाथ पकड़ा तो सर हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। सर ने लगभग आधा घंटा मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन समझाया। आधे घंटे बाद सच बता रहा हूँ, यदि मनोज सोनी सर ना होते उस समय, वहां मौजूद ना होते, शायद मैं वहां से भी चला जाता और बिजनेस ज्वाइन नहीं करता। तो सोनी सर ने ही मेरा माइंड वॉश किया, सारी चीजें क्लियर की। मेरे मन में भी बहुत से डाउट थे इस बिजनेस को लेके। तो मैंने सोचा, सभी लोग लाइन लगा के फॉर्म भर रहे हुए थे, तो मैंने भी रेसू मैडम को 500 रुपए दिया, मैडम एक काम करिए आप फॉर्म तो मेरा भर ही दीजिए, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों, वहां देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया था, बिजनेस बहुत सही है, करना चाहिए, करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉस तो कुछ होने वाला है नहीं। बात थी दूसरे दिन, जैसे कि रेसू मैडम ने अपनी स्पीच में बताया था, वो एक बार अपने ऑफर के लिए अपने मामा जी गाड़ावारा, उनके मामा जी रहते हैं गाड़ावारा में, शायद ब्रजेश सोनी नाम है उनका। तो उनके यहाँ पर वो उनका ऑफर के टाइम पे सिर्फ डीडी लेने गए थे। तो दूसरे दिन प्रेजेंटेशन के बाद रेसू मैडम ने मुझे कॉल किया कि विनय जी आप कहाँ पर है? मैं गाड़ावारा में हूँ, बीना से वो आ गई, गाड़ावारा में हूँ। तो मैंने बोला मैडम मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। बोले मैं गाड़ावारा में हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, और आपके जिसने आपको प्लान दिखाया है वो भी नहीं है फ्री, क्या मैं अकेली रहूंगी? इस तरीके से उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मैं भी ब्लैकमेल हो गया। तो मैंने उससे चले ठीक है आज की छुट्टी लेते हैं, मैं स्कूल की बंक मार के रीसू मैडम के पास पहुंचा गाड़ावारा अपनी बाइक से और उनको पिक किया। तो मैडम से बोला मैडम आज मैंने छुट्टी ली है आपके कारण। तो बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया मेरे से डीडी लेने का। लेकिन दोस्तों मुझे डीडी देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ में आ चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने फॉलोअप इस तरीके से किया, मेरा फॉलोअप नहीं किया, चूंकि वो सीधे उनके मामा जी ब्रजेश सोनी कहाँ गए और ब्रजेश सोनी से शायद उनके मामा जी से शायद उन्होंने पहले ही से बोल दिया वो इस तरीके से बोलना है। तो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड देखा तो मुझे लगा शायद बिजनेस हो सकता है इस तरीके से। तो मैंने उसी दिन बिना मैडम के बोले तुरंत अपने अकाउंट में से एटीएम के थ्रू 7,872 का पैकेज सिलेक्ट किया था। तो मैंने 7,872 रुपए, उसमें 2 का सिक्का भी दिया हुआ था मैंने, पूरे 7,872 रुपए का अमाउंट मैडम को दिया और दूसरे दिन ही मैंने अपना डीडी का अमाउंट कंप्लीट कर दिया। लेकिन दोस्तों बात आती है कि बिजनेस ज्वाइन करना और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद काम करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही मेरे भी साथ हुआ दोस्तों। लगभग मेरी ज्वाइनिंग के 2 सप्ताह बाद कंपनी का एक मतलब ईडब्ल्यूएल का एक फंक्शन होना था और मैडम ने बोला कि बेना जी एक फंक्शन होने वाला है, यदि आप इस फंक्शन को अटेंड करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से बिजनेस समझ में आएगा। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं क्योंकि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद काम करने का सीरियस मूड नहीं था मेरे में। तो काम करना स्टार्ट करने के पहले मेरे अंदर मोटिवेशन डालना बहुत आवश्यक था, जिसका बहुत अच्छे से काम किया रेसू मैडम ने। रेसू मैडम ने बोला कि एक फंक्शन हो रहा है, उसमें यदि आप आएंगे
तो फंक्शन अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। तो दोस्तों ये वो फंक्शन है, न्यू बिगिनिंग शो हुआ था। उस समय आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कैजुअल लुक में गया था। पहले मैं शर्ट इन करके नहीं पहनता था, इसके पहले मैं टी शर्ट जीन्स के अलावा कुछ पहनता ही नहीं था। और दोस्तों स्कूल भी जाता था इसी तरीके से, स्पोर्ट शूज चश्मे वगैरह ये टी शर्ट जीन्स लगा पहन के जाता था। लेकिन फंक्शन में बड़ी मुश्किल में एडजस्ट करके मैंने एक दिन के अंदर अपनी ड्रेस सिलवाई थी ये, और इसको पहन के मैं गया था। और दोस्तों मजे की बात ये है, यहाँ इस सबसे जो पहली पिक दिख रही है जिसमें कोटी ब्राउन कलर की कोटी पहन के पहली ज्वाइनिंग में कंप्लीट करके उस फंक्शन में पहुंचा। इस फंक्शन में देखा मैंने रेसू मैडम को सिल्वर बनते हुए देखा, उनका सिल्वर का सम्मान देखा। हरिशंकर लोधी लोधी सर इस फंक्शन को होस्ट कर रहे थे, उसको उनको देखा, और रेसू मैडम को लैपटॉप मिलते हुए देखा। इस सम्मान को देखने के बाद कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये सम्मान पाने की इच्छा जागृत हुई, और मैंने काम करने की ठानी। मैडम से पूछा, मैडम अब आप बताइए मुझे काम करना कैसे? चूँकि आप नरसिंहपुर से हो, नरसिंहपुर में लोकल सिस्टम है, हमारे गाड़ावान में इस तरीके से कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम लोगों को बैठा सकें। तो मैडम ने कमिटमेंट किया कि आप बस एक काम करिए, लोगों से मिलवाने का काम मुझसे करिए। उन्होंने उसी दिन लिस्ट बुक पकड़ाई और अपने हाथ से मेरे 25 नाम उस लिस्ट बुक में, मेरी लिस्ट बुक में लिखे। तो मैंने देखा कि अगर सीनियर इतनी सपोर्ट कर रहा है तो क्यों ना प्रयास किया जाए। तो मैडम ने गाड़ावारा आना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में बीना से आ जाती थी, शाम को बीना या अमरकंटक से वो नरसिंहपुर जाती थी। तो मैं जैसे-जैसे समय मिलता था उनसे लोगों से मिलवाना, लेकिन दोस्तों बात वही होती है, बिना सिस्टम के काम करना कहीं न कहीं बहुत कठिन होता है। तो वही हुआ, हमारी जो हॉट लिस्ट थी, पूरी की पूरी हॉट लिस्ट 1 टू 1 के माध्यम से खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों फ्राइडे को जो ट्रेनिंग होता था, प्रयास करते थे हर फ्राइडे ट्रेनिंग में नरसिंहपुर पहुंचना। सोनी सर भी इसके गवाह है। मैं हर फ्राइडे को नरसिंहपुर में जाता था ट्रेनिंग अटेंड करने। संडे को प्रेजेंटेशन में मॉर्निंग में प्रॉब्लम ये जाती थी कि लोगों को इनवाइट करना, उसके बाद संडे के दिन लोगों को सुबह 6 बजे से जगाना, फिर 7 बजे की ट्रेन सबके साथ मिला के उनको नरसिंहपुर लेके जाना। दोस्तों ये सारे काम भी किए, 7 बजे की ट्रेन भी मिलाई। एवरी वीक कभी 1 व्यक्ति जाता था, कभी कोई नहीं जाता था, कभी 2 व्यक्ति जाते थे। इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद भी कंपनी इस तरीके से, ये देखिए नरसिंहपुर सिस्टम में जब चलता था महावीर मंगल भवन, उसमें मैं एंट्री करता था। उस समय की फोटो है, नरसिंहपुर अप डाउन करता था, एंट्री करते टाइम की फोटो है। और ये महावीर मंगल भवन की फोटो है जिसमें मनोज सोनी सर आए हुए थे। उस समय एक ऑफर लॉन्च हुआ था, समर किंग करके। उसमें था 7 सेल पर डिजिटल कैमरा, 11 सेल में गोवा था, और 18 सेल में बैंकॉक टूर था। तो दोस्तों ये ऑफर मिला। ऑफर मिलने के बाद सर ने एक कमिटमेंट किया, यदि विनय जी अगर आप इस ऑफर को फाइट कर लेते हो, कुछ भी अगर आप इसमें जीतते हो, तो आपका जो नरसिंहपुर सिस्टम है उसको गाड़ावारा स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे मन में आई कि अगर इतने से काम करने के बाद सिस्टम वहाँ खुल सकता है, तो मैंने रेसू मैडम के साथ प्लानिंग करके काम करना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों प्लानिंग करना और काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। वही चीज हुई, चूंकि ऑफर फाइट करना था, दिक्कत इतनी थी कि सर ने मुझसे कमिटमेंट लिया कि विनय जी आप बताइए कब तक सिस्टम करना चाहते हो चालू। तो मैंने अपने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि सर 1 जुलाई तक मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कमिटमेंट ले लिया, मैंने भी कमिटमेंट दे दिया कि सर 1 जुलाई किसी भी हालत में, कैसे भी करके एक ऑफर क्वालिफाई करूंगा, और 1 जुलाई से गाड़ावारा सिस्टम चालू करना है। दोस्तों कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन 30 जून की डेट आ चुकी थी, और मेरी जो सेल हुई थी मात्र 3 सेल हुई थी डायरेक्ट, और अभी 4 सेल करना बाकी था, 4 से 5 सेल करना बाकी था। आखिरी दिन था, तब सोनी सर से मेरी रात में बात हुई 30 जून को कि सर 29 जून की बात है, सॉरी। तो 29 जून को सर से बात हुई कि सर कैसे करना है, अब तो 1 तारीख आई गई है, कल 1 तारीख है, आज 5 सेल कैसे निकाल पाएंगे, सिस्टम चालू ही नहीं हो पाएगा कि नहीं। सर ने बोल दिया अगर आप ऑफर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सिस्टम चालू नहीं होगा। तो दोस्तों रेसू मैडम ने भी बोला कि किसी भी तरीके से करना। उस दिन रेसू मैडम बहुत जल्दी अमरकंटक से आ गई, पूरा दिन मेरे साथ काम किया। और दोस्तों रेसू मैडम के साथ काम करने के बाद एक दिन में हमने रेसू मैडम के साथ मिलके हम दोनों ने 5 सेल निकाली थी डायरेक्ट, 7 सेल करके। सोनी सर को मैंने बोला कि सर 7 सेल हो चुकी हैं, अब आप सिस्टम का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उस समय मेरे लिए 5 सेल बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फुल सेल में पूरा काम हुआ था। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए की सेल निकलती थी। उससे हाफ सेल का टाइम उस समय था नहीं, हाफ सेल चलती नहीं थी। किसी भी तरीके से ऑफर फाइट करने के बाद दोस्तों जब हमने सिस्टम चालू किया राजवंश होटल में, स्टेशन के पास ही है राजवंश होटल। तो इस तरीके से मीटिंग के दौरान
सर ने एक सरप्राइज और दिया कि विनय जी, मेरा सोनी सर ने ही सिस्टम के लिए फर्स्ट ट्रेनिंग वहां पर दिया था, ओपनिंग सोनी सर के माध्यम से ही हुआ। तो सोनी सर ने एक सरप्राइज और दिया। जब मैं जैसे ही ट्रेनिंग हॉल पहुंचा, सर ने बोला विनय जी आपको ही मेरा वेलकम करना है। क्योंकि उस समय पहली बार मेरे को माइक मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था मंच मिलेगा और मुझे इस तरीके से स्पीच सर का वेलकम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो गया बॉडी में अचानक से सुनने, क्या पता कैसा बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, किस तरीके से सर के बारे में इंट्रोडक्शन देना, मुझे कुछ पता नहीं था। दोस्तों एंकरिंग के दौरान मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था। उस समय सर के पास जो कार थी स्विफ्ट डिजायर थी 8.5 लाख की, रेड कलर की। तो मुझसे स्विफ्ट डिजायर बोलते तक नहीं आ रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो जैसे भी करके मैंने उस समय सर का वेलकम किया, वो पहली बार था मेरा माइक पकड़ना। तो दोस्तों चूंकि शुरुआत इस तरीके से ही होती है हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं, लेकिन दोस्तों आज इस बिजनेस में जो भी है, जैसा भी है, सीनियर के माध्यम से सर को पता था किस तरीके से किसको गाइड करना, उन्होंने भी किया। दोस्तों राजवंश होटल में काम करना स्टार्ट किया और मेरी 7 सेल जो हुई थी, मुझे पहला शो अटेंड करने का मौका मिला। क्योंकि मैंने पहले फंक्शन में देखा था लोगों को सम्मान पाते हुए, दूसरे में मैंने सोचा था मुझे भी सम्मान चाहिए। तो ये जो फंक्शन हुआ था उसका जो पास था लगभग 300 रुपए का पास था, और यहाँ पे मैं अपनी टीम से लगभग 8-10 लोगों को लेके पहुंचा हुआ था, पूरी टीम से, जहां पर 4 ग्रेट पर्सनालिटी वहां मौजूद थी। सबसे पहले हमारे डांसिंग डायमंड मिस्टर आनंद तिवारी सर, हमारे सिस्टमैटिक प्रोफेशनल डायमंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, और हमारे चार्मिंग एंड हैंडसम मिस्टर विक्की कारवानी सर, और हमारे सिंगिंग डायमंड मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता सर। चारों डायमंड वहां मौजूद थे और इस तरीके से सोनी सर के हाथ से मुझे पहला सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सम्मान देखने के बाद दोस्तों अंदर से बहुत सी लालसा हुई कि अब किसी भी तरीके से इस बिजनेस को सक्सेसफुली करना है और कैसे भी करके इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके मुझे सक्सेस होना है, और दोनों काम करते हुए मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाना है। दोस्तों काम करना स्टार्ट किया जिस तरह से करके, उसके बाद एक ऑफर आया। इस ऑफर में था नागपुर में द्वारका वाटर पार्क करके उस बूट कैंप में अटेंड करना। दोस्तों बूट कैंप की बात करूं, उस बूट कैंप का नाम था लक्ष्य 2 लाख। दोस्तों आज भी यदि हमारा व्हाट्सएप देखेंगे आप, तो व्हाट्सएप में जो स्टेटस लगता है अंदर, उसमें मेरे तब से लेके अभी तक वो व्हाट्सएप में लक्ष्य 2 लाख करके ही लिखा हुआ है, अभी भी लक्ष्य 2 लाख ही लिखा हुआ है। उस बूट कैंप में गए तो वहां पे इस तरीके से सम्मान से वेलकम हुआ, बहुत सारे एंजॉय किए। वहां पे 7 ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला, 7 डायमंड। हमारे सबसे बड़े महागुरु चंद्रेश चतुर्वेदी सर, तुषार रावल सर, अनिल गुप्ता सर, विक्की कारवानी सर, मनीष तिवारी सर, मनोज कुमार सोनी सर और आनंद तिवारी सर। दोस्तों बहुत ही मजा आया उन 3 दिनों में, इतना लाइव को एंजॉय किया आज तक कभी नहीं किया था। पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिला। दोस्तों इस बूट कैंप ने मुझे अपनी जॉब रिजाइन करने के लिए प्रेरित कर दिया। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वहां से आते से ही बिना घर में पूछा भी नहीं था और मैंने अपनी जॉब को इस तरीके से रिजाइन दिया। तो ये मेरी संकुल प्राचार्य हैं, उनको मैंने अपना रिजाइन लेटर दिया, और आप देख रहे होंगे कितनी स्माइल कर रहे हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजाइन देते समय अंदर से एक्साइटमेंट इसलिए जग रहा था कि आज भले ही हम इस जॉब को छोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 2 लाख हफ्ते के कमाने वाले हैं। दोस्तों मेरा जो जॉब था उस दौरान मेरी जॉब परमानेंट होने वाली थी, 21,000 रुपए सैलरी होने वाली थी, और उसी दौरान मैंने अपना जॉब रिजाइन दिया। ये उसी टाइम की फोटो है, संकुल प्राचार्य है मैडम, और सभी लोगों ने बहुत मना किया था, मैडम ने भी मना किया था जॉब क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देते कोई समझता भी नहीं। इसलिए मैंने बोला मैं जॉब कुछ और करना है, मेरी और अच्छी जॉब लग चुकी है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उस समय मैंने मैडम से बोला हुआ था मेरी पटवारी की जॉब लग गई चुकी है, लेकिन कोई जॉब नहीं थी, वो सेफ शॉप की 2 लाख रुपए हफ्ते की जॉब थी। तो मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से, और दोस्तों काम करते करते एक फंक्शन और आया 2017 में, जय हो 2 करके, उसमें और जाने का मौका मिला। जब गए, चूंकि वहां पे मेरा खुद का रिकॉग्निशन होना था, वहां पे 3 विक्की कारवानी सर, मनोज सोनी सर, आनंद तिवारी सर आए थे, वहां पर भी मेरा रिकॉग्निशन होना था। वहां मेरा मोबाइल का अचीवमेंट, जो मुझे मोबाइल मिलना था वो मिला। का हरिशंकर लोधी सर उस समय एमरल्ड रेड क्लब में आए हुए थे, उनका सम्मान देखा। क्योंकि हरिशंकर लोधी सर शुरू से ही मुझ बहुत अच्छे से टच में है, तो उनको ही देख के उनकी सपोर्ट में काम करते रहे, इसलिए उनको देखकर ज्यादा प्रेरित होते रहे हम। उनका जब सम्मान देखा तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। दोस्तों काम करते करते लगभग
2017 मई तक मैंने अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, डायमंड शिप का पहला लेवल जिसको बोलते हैं सिल्वर शिप। सिल्वर शिप कंप्लीट करने के बाद गाड़ावारा में ही सिल्वर बने, हरिशंकर सर के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। इस तरीके से मेरा सिल्वर शिप का सम्मान हुआ। तो पूरी मेरे नेटवर्क में इस तरह मेरे साथ एक सत्यम साहू करके वो भी सिल्वर बने हुए थे। दोस्तों सिल्वर शिप तक पहुंचने में लगभग मुझे 6 माह का समय लग चुका था, और ये 6 माह बहुत ही स्ट्रगल भरा था, क्योंकि दोस्तों एक बात कहते हैं, हम सारी दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन फैमिली को कोई नहीं समझा सकता। दोस्तों जॉब छोड़ना, सबसे पहली बात तो बिजनेस ज्वाइन करने में भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, पैसे लगाने में सपोर्ट नहीं करती। जब जॉब छोड़ने की बारी आई तो सच बता रहा हूँ, घर वालों ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी कि किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी तरीके से घर वालों को समझाने का प्रयास किया। घर वाले आज भी नहीं समझे हैं, आज भी उनको लगता है कि इस कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, क्योंकि सच बात है अचानक से जॉब छोड़ना डिसीजन सही नहीं होता। लेकिन मैंने जॉब छोड़ा, और आज घर वाले भी समझ चुके हैं कि बिना मानने वाला है नहीं, उसको जो करना है शुरू से ही जिद्दी है, जिद ही करता है, उसको जो करना वो करेगा। और सच बात है, जिद से ही आसमान छुए जाते हैं। मैंने एक चीज देखा हुआ है, मैंने जिद किया है, जिद से ही मैंने पढ़ाई किया, जिद से ही मेरी जॉब लगी, और जिद से ही मैंने बिजनेस में आया हूँ, और जिद से ही मैं इस बिजनेस में भी डायमंड बन के बताऊंगा। दोस्तों इस तरीके से जब मिनी स्टेज पर, लोकल स्टेज पर मेरा सम्मान हुआ था पहले, उसके बाद एक विन डायमंड करके मिनी रिकॉग्निशन शो हुआ था, विन डायमंड 10 तारीख 10वां महीना 2017 को। उस तरीके वहां पर मेरा बड़े मंच पर इस तरीके से सम्मान हुआ। सम्मान देने के बाद और मन में लालसा जगी, और बिजनेस को करना है, किसी भी तरीके से इस बिजनेस सक्सेस हासिल होना है। लेकिन उस बिजनेस की सबसे ज्यादा रोड़ा ये था कि मेरे पास सर लैपटॉप नहीं था, तो मैं फोल्डर से प्लान दिखाता था। तो ये समस्या जो थी, मैंने जल्द से जल्द अपने कैसे भी करके लैपटॉप परचेस किया इस बिजनेस की ही इनकम से। पहला लैपटॉप था, रेशू मैडम के साथ गए थे, गाड़ावारा से ही लैपटॉप परचेस किया। इस तरीके से फिर मैंने लैपटॉप के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया, जिसके मुझे रिजल्ट भी मिले उसके बाद। लेकिन दोस्तों बिजनेस इसके बाद काफी लो हो चुका था। जो टीम बनी थी वो टीम काम करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि सभी लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं, सभी लोग बिजनेस में काम नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मेरे साथ लोग ज्वाइन तो कर रहे थे लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। तो काम करना स्टार्ट किया, काम कर रहे थे लोग आ रहे थे, लोग काम नहीं कर रहे थे, बंद कर देते, घर में बैठ जाते थे। इस तरीके से मेरे साथ रेगुलर होता जा रहा था। तो फ्रस्ट्रेशन मन में आती जा रही थी कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा काम एकदम से इतना ज्यादा डाउन हो गया कि जहां तक सिस्टम बंद होने तक की नौबत आ गई। दोस्तों गाड़ावारा में सिस्टम, गाड़ावारा से उदयपुरा स्टार्ट हो गया, गाड़ावारा में बंद हो गया। मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, क्योंकि मैंने जो जॉब में पैसा कमाया था वो धीरे धीरे फील्ड में खत्म हो चुका था, और यहाँ से 1000-2000 रुपए ऐसा कुछ आता था जो कि ज्यादा नहीं चलता था। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मेरा फ्रस्ट्रेशन आया, मैंने लगभग 2 माह काम बंद कर दिया था, पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। और फिर से एक फंक्शन आया, J17 जयपुर में एक फंक्शन हुआ J17, उसमें जाने का मौका मिला। जब वहां जाकर बड़े बड़े डायमंड्स की स्पीच सुनने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े डायमंड्स जिनके बारे में वीडियो में सुनते थे, जिनके बारे में हम स्लाइड में बताते हैं, उन सारे डायमंड्स की पर्सनल स्टोरी J1 के फंक्शन में जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, उनकी स्पीच सुनी। तो उनकी स्पीच में एक ही चीज पाई कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद ये सारे डायमंड्स, ये सारे सक्सेसफुल पर्सन उस दौर से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो दौर हमारा भी चल रहा है, मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। तो वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैक किया, और किसी भी तरीके से हरिशंकर सर ने मुझे गाइड किया। सर ने बताया कि विनय जी, अगर आप काम छोड़ रहे हैं, और घर में चूंकि काम छोड़ दिया था, 2 महीने काम नहीं किया, उस दौरान ना मेरा किसी जॉब में मन लगता था, न किसी काम में मन लगता था। घर में एक ही चीज सोचते थे, काम कैसे स्टार्ट करना है, काम कैसे स्टार्ट करना है, घर में बैठे बैठे। तो सर ने बोला, आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हो, इससे अच्छा एक काम करिए, आप संडे टू संडे एटलीस्ट जबलपुर अप डाउन तो कर ही सकते हो। तो सर की गाइडलाइन, सर की बात मानी। मैंने बोला सही बात है, संडे टू संडे तो हम कर ही सकते हैं। तो उस दौरान मैंने फिर जबलपुर में अप डाउन करना स्टार्ट किया। इस फंक्शन के बाद जबलपुर में अप डाउन करना चालू किया, तब मुझे वहां से कुछ लिस्ट मिलने लग गई। लिस्ट मिली तो फिर मैंने सोचा सर से एक चीज बताई, सर अप डाउन तो कर रहे हैं लेकिन पैसे की प्रॉब्लम जा रही, चूंकि उस दौरान पैसे की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा चल रही थी, जॉब छोड़ दिया था, घर से पैसे ले नहीं सकते थे, घर वालों से पैसे मांग नहीं पा रहे थे। तो सर ने बोला एक काम करिए,
चूंकि उस समय रेसू मैडम भी जबलपुर में शिफ्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला हम तो यहाँ पर हैं, मेरी गाड़ी है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम फॉलो अप पे 1 to 1 में हम अपन दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो मैंने बोला कर तो सकते हैं, लेकिन पैसा लगता है, चूंकि आने जाने में। उस दौरान कंडीशन ये है, मैं 20-20 रुपए लेकर जबलपुर पहुंचा करता था, बहुत अच्छे से याद है। घर से लंच पैक करवा लेता था, सुबह इंटरसिटी से जाता था, रात को अमरावती एक्सप्रेस से लौटता था। दोस्तों आने जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी होती थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जबलपुर में कोई जॉब ढूंढ ली जाए। अगर 8 घंटे की कोई जॉब भी मिल जाती है तो सुबह और शाम में कोल्ड कॉलिंग करके संडे टू संडे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जबलपुर में SBI चौक पर एक प्राइवेट क्लासिफाइड में मैंने सर्च किया न्यूज़पेपर में, और क्लासिफाइड में मैंने देखा वहाँ पे एक जॉब मुझे मिला। चूंकि वो कोई जॉब नहीं था, वो भी एक फर्जी कंपनी थी जिसमें मैं फंस रहा था जाने के बाद। तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया, लगभग 300 रुपए का उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया और मेरी एंट्री की, और उन्होंने बोला कि 7 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो मैंने बोला ठीक है, 7 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, ये सोच के कि मेरी तरह वहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार लोग पहुंच रहे थे, रोज नए नए लोग दिखाई देते थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से लोगों को हायर किया जाए, यहीं से लोगों को इन्वाइट करूंगा, तो हो सकता है मैं 7 दिन के भीतर ही कुछ अच्छे लोगों को ज्वाइन करा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों वहां से मुझे काफी लोग मिले, और वहां से जो मैंने सोचा वैसा ही हुआ, और बहुत से लोगों को मैंने वहां से पकड़ के मात्र 7 दिन के अंदर लगभग 5-6 लोगों को ज्वाइन कराया, और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उस जॉब को भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो जॉब नहीं था, वो कोई फर्जी कंपनी थी, बाद में पता चला। तो मैंने काम स्टार्ट किया, वहां से मेरा काम बढ़ गया, बहुत सारे लोग काम करने लग गए थे मेरे साथ, मेरा वहां से बिजनेस बढ़ा। चूंकि मेरा एक लेग में रेसू मैडम संभाल रही थी, मुझे सिर्फ अपना अर्निंग उठाना था, डिपॉजिट मेरा चल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे सभी को पता है, जबलपुर में वो हुआ था, प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, सोनी सर ने बार बार बताया, दिवाकर सर ने बताया है। उस प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद हम सभी लोग SP ऑफिस गए हुए थे, सभी पूरे लीडर्स मिलने के बाद, जज से मिलने और शायद SP सर से मिलने के लिए। तो वहां पर सभी लोग जब पहुंचे थे, सोनी सर पूरा प्रोसेसिंग कर रहे थे, तब सभी लोग एंजॉयमेंट करते हुए वहां पर सभी लोगों ने अपना अपना वीडियो बनाया हुआ था। तो मैंने भी अपना वीडियो बनाया था, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया था, रीसू मैडम ने भी अपने बारे में बताया। तो उस वीडियो को बनाने के बाद, जिस तरीके से हमने अभी बताया यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से अपलोड करना है, तो मैंने भी मेरी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ था। तो उस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का बेनिफिट मुझे इस तरीके से मिला दोस्तों, वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया था। क्योंकि मैंने जैसे वीडियो अपलोड किया, तो 2 दिन बाद, सीधे 2 दिन बाद इटारसी से एक अननोन कॉल आता है। मैंने उसमें अपना नंबर भी शो किया हुआ था। अननोन कॉल आता है कि सर आप कहाँ से हैं, कौन है? तो मैंने बोला मेरा नाम विनय ताम्रकार है, जबलपुर में हूँ। बोले सर कौन सा बिजनेस है ये आपने वीडियो डाला है, मुझे इसके बारे में जानकारी देखना है। तो मैंने उनसे बोला एक जानकारी तो मिल जाएगा, लेकिन आप रहते कहाँ? उन्होंने बताया मैं इटारसी से हूँ सर। मैंने उनको बोला कि मैं इटारसी तो नहीं आ सकता, यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप जबलपुर आ जाइए संडे के दिन सुबह 10:30 बजे तक किसी भी हालत में, तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों मेरे बुलाने उस दौरान इटारसी से जबलपुर तक 2 सिस्टम चला करते थे, पिपरिया और नरसिंहपुर। तो दोस्तों मैंने उन्हें कहीं नहीं भेजा, ना पिपरिया पहुंचाया, ना उनको नरसिंहपुर पहुंचाया, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा था और यहाँ पर बड़े-बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन होता था। तो मेरा उद्देश्य ये था कि अगर ये लोग आएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग आ जाएंगे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप एक काम करिए, सीधे जबलपुर आ जाइए। तो दोस्तों संडे के दिन इंटरसिटी से वो एक व्यक्ति और उसने अपने साथ अपने एक दोस्त को और लेकर आए, वीरेंद्र अहिरवार नाम है उनका, इटारसी से। तो जब वो संडे के दिन आए, उन्होंने संडे के दिन अटेंड किया, और अटेंड कर मुझे उम्मीद भी नहीं थी ये लोग फॉर्म भर देंगे। दोस्तों उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया, और दोस्तों मैंने उनसे एक कमिटमेंट किया, तो जिस दिन आप DD अमाउंट अपना कंप्लीट करोगे, उसी दिन मैं आपके शहर इटारसी में आऊंगा और आपके साथ काम करूंगा। तो दोस्तों उन्होंने बोला ठीक है। उस समय हाफ अमाउंट सिलेक्ट करने का उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन दोस्तों मैंने फोन पर ही उनका फॉलोअप किया। पूरा फोन पर फॉलोअप करने के बाद उनको मैंने ट्रेंगल ID के साथ ज्वाइन करने के लिए बोला, और व्यक्ति उन्होंने 19,800 से ज्वाइन किया था, फोन पर भी एक अननोन व्यक्ति ने। इस तरीके से दोस्तों ज्वाइनिंग हो सकती है, अननोन पर्सन इस तरीके से ज्वाइन करते। दोस्तों ट्रस्ट किया उन्होंने, 19,800 का अमाउंट मदन महल स्टेशन पर आकर नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन दिया था, और अनंत तिवारी सर का ट्रेनिंग था, वो ट्रेनिंग भी अटेंड किया। उसके दूसरे सप्ताह से ही मैंने इटारसी अप डाउन करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इटारसी अप डाउन जब करता था, तो
मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं लोगों को, वहाँ के लोगों को पेपरिया सिस्टम में बैठा के संडे टू संडे काम बढ़ा सकता हूँ, या फिर ऑप्शन ये था कि मैं वहीं पर 1 टू 1 करके बिज़नेस बढ़ा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने दोनों सिलेक्ट नहीं किए, मैंने सिलेक्शन ये किया कि किसी भी यदि मेरे इस इटारसी में बिज़नेस चालू करना है तो लोगों को जबलपुर लेके आना है। क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, सारे सिस्टम्स पुराना सिस्टम है, बड़े-बड़े लीडर्स यहाँ मिलते हैं, अच्छा एजुकेशन मिलता है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही था, किसी भी तरीके से इटारसी में सिस्टम चालू करना है और यहाँ पे मुझे बिज़नेस बढ़ाना है। तो मैंने जबलपुर से इटारसी का जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर का है, 4 घंटे का सफ़र है। इस 4 घंटे में मैंने हर दिन जाता था, वहाँ पे लोगों के साथ इन्विटेशन करता था, इन्विटेशन किया। लेकिन दोस्तों लोगों को ट्रेनिंग के लिए मैं जबलपुर लेके आता था हर फ्राइडे, और हर संडे को प्रेज़ेंटेशन में भी लोगों को जबलपुर ही प्रमोट करता था। किसी भी तरह, कभी 1 व्यक्ति आता था, कभी 2 आते थे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे-धीरे इस तरीके से 2, 3, 4 लोगों की जॉइनिंग हुई, और दोस्तों इटारसी से ही अ, इसी तरीके से एक व्यक्ति की जॉइनिंग आशीष पटेल नाम से। आशीष पटेल जी की जॉइनिंग हुई। अभी वो सिल्वर लीडर हैं इटारसी से, और इटारसी में काम कर रहा था तभी सिस्टम कंपनी ईडब्ल्यूएल का ऑफर निकला समर सिकंदर 2018, जिसमें था 18 सेल पर बैंकॉक यात्रा। दोस्तों 18 सेल, हाफ सेल नहीं थी उस समय, जो ऑफर निकला फुल सेल ही थी। और हाफ सेल में यदि आप करते हो तो 2 सेल हाफ करेंगे तब जाके आपको 1 काउंट होगी। तो इस तरीके से यदि आप 36 जॉइनिंग करेंगे तब आप बैंकॉक हो पाएँगे, या फुल सेल करेंगे तो 18 करेंगे तो आप बैंकॉक हो पाएँगे। क्योंकि उस समय हरिशंकर लोधी सर होशंगाबाद शिफ्ट हो चुके थे गाड़ावाड़ा से। तो मैंने अप डाउन करके मेहनत करके वहाँ पर आशीष पटेल जी के साथ काम बढ़ाया। आशीष पटेल जी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया। और फुल सेल, दोस्तों ये उस दिन की फ़ोटो है, लगभग 18 सेल होनी थी आशीष जी की, लेकिन उस ये लास्ट डे है, ऑफर का लास्ट डेट था, और लगभग 9 बजे रात की फ़ोटो है, और आशीष जी को 18 सेल करने के लिए लगभग 8 जॉइनिंग की आवश्यकता थी। इसके पहले मेरे ही नेटवर्क से पिपरिया के शिवम साहू, जिनका अचीवमेंट हरिशंकर सर ने 18 डायरेक्ट सेल करके उन्हें बैंक को क्वालीफाई करवाया था इसी दिन, लेकिन दोपहर को हो चुका था। लेकिन आशीष जी का भी करवाना था, क्योंकि इटारसी में सिस्टम चालू करने के लिए सोनी सर ने कमिटमेंट किया था कि अगर आप कोई भी अचीवर निकालते हैं, तो इटारसी में आप अपना सिस्टम चालू कर सकते हो। दोस्तों लगभग 9 बजे, रात के 9 बज चुके थे, और मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, और 3 घंटे में 8 सेल करनी थी। तो उस समय की ये फ़ोटो सोच रहे थे, सभी लोग विचार कर रहे थे, पूरी टीम खड़े होके, कि कैसे करके 8 सेल निकालनी है, क्योंकि सभी को पता था यदि एक अचीवर भी निकलता है तो सिस्टम हमारे इटारसी में आ सकता है। दोस्तों उस दौरान किसी भी करके प्लानिंग करने के बाद 3 घंटे के अंदर हमने 8 सेल निकाली हुई थी। एक व्यक्ति था जिसने बोला हुआ था, गारंटी माँग रहा था। तो दोस्तों उस समय गारंटी के तौर पर, चूँकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तो मैंने गारंटी के तौर पर अपना चेक उसे दिया हुआ था, साइन करके ब्लैंक चेक दिया था अपना। और उस व्यक्ति से ही 40,000 रुपए का अमाउंट लेकर आशीष जी का बैंकॉक, मतलब उस घर से अ, एक साथ 4 जॉइनिंग निकाली थी चेक देने के बाद, क्योंकि उसे बिलीव के लिए सिर्फ़ एक चीज़ की आवश्यकता थी, कि उसे कोई भी चीज़ एक ऐसी देना है जिससे उसका विश्वास बढ़ जाए। तो दोस्तों उसका विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने अपना ब्लैंक चेक साइन करके दिया, और उससे बोला, अगर आपको लगता है कि कंपनी फेक है या कैसी भी है, तो आप इसको लगा देना, बाद में केस हो जाएगा, जो भी आप करना हो आप कर सकते हो। तो एक घर से ही 4 अमाउंट, लगभग 40,000 रुपए का अमाउंट हम लोगों ने लिया हुआ था, और लगभग 11 बज के 55 मिनट पर आशीष जी का क्वालिफ़िकेशन हुआ। उन्होंने बैंक को क्वालीफाई किया, और नेक्स्ट जैसे ही बैंक को क्वालीफाई करते हैं, उसके 1 सप्ताह बाद एक ट्रेजेडी ऐसी होती है, मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो चुका था। और जब मुझे पीलिया हुआ तो मैंने हरिशंकर सर से रिक्वेस्ट किया, सर मुझे पीलिया हो गया है, लगभग मुझे पीलिया का जो 2 महीने तक मैं ग्रसित रहा पीलिया से, और मैं 2 महीने काम नहीं कर पाया। तब हरिशंकर सर ने सपोर्ट किया, हरिशंकर सर ने आना स्टार्ट किया इटारसी में, और वहाँ पर हरिशंकर सर के माध्यम से ही वहाँ पे इटारसी में पहला प्रेज़ेंटेशन हुआ। सर ने वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन लिया, और लगभग 2 माह बाद मेरा वहाँ बिज़नेस बहुत अच्छा चल चुका था। 2 महीने बाद मैं बैक हुआ, 2 महीने बाद मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम जा रही थी गाड़ी की, तो सबसे पहले वहाँ से मैंने 12 अप्रैल को अपना गाड़ी का सपना भी पूरा किया। चूँकि गाड़ी सिटी 100 है, मेरा सपना सिटी 100 लेने का बिल्कुल भी नहीं था। हरिशंकर सर से बोला था कि सर मुझे टीवीएस का अपाची खरीदना है, क्योंकि अपाची खरीदना मेरे लिए मतलब शुरू से ही सपना था, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। सर से डिस्कस किया कि सर अपाची कैसी रहेगी? लगभग उस समय अपाची का अमाउंट लगभग 92,000 रुपए था।
तो सर ने बोला अपाची तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी आपको बिजनेस करना है या गाड़ी पे घूमना है? तो मैंने बोला सर बिजनेस के लिए गाड़ी लेना है। तो बिजनेस की यदि आप गाड़ी लेना है तो आप इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहे हो? 50-60 हजार की कोई भी गाड़ी ले लो। तो मैंने फिर सर ने बोला कि सीडी डिलक्स बढ़िया रहेगी। तो फिर मैंने बोला कि सर सीडी डिलक्स लुक वाइज सही नहीं है। तो सर ने बोला एक काम करो, आप सोनी सर से डिस्कस करो। तो सोनी सर से जब डिस्कस किया, कॉल किया, सोनी सर ने बताया अगर आपको बिजनेस के लिए गाड़ी लेना है तो सोनी सर ने सीटी 100 के लिए सजेस्ट कर दिया। जैसे ही सोनी सर ने सजेस्ट किया तो मैंने देर नहीं की, दूसरे दिन ही, चूंकि मैंने गाड़ावाड़ा से परचेज किया हुआ था, मैं घर नहीं गया, मैंने घर में भैया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया और घर से ही, ये मेरी घर की फोटो है जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है घर के बाहर की, तो घर से गाड़ी परचेस किया और परचेस करने के बाद गाड़ी चलाते हुए इटारसी लेके आया। दोस्तों वहाँ पर काम करना गाड़ी से स्टार्ट किया और उसके बाद एक ऑफर और निकला जिसमें बूट कैंप था कान्हा नेशनल पार्क। 3 दिन का वो बूट कैंप था जहाँ पर चंद्रेश सर, अनिल गुप्ता सर आए हुए थे। अनिल गुप्ता सर की मैंने सुना था, सुना बस था कि सर ने 72 लाख रुपए की मर्सिडीज GLA 220 लिया हुआ है। सिर्फ सुना था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखा भी कि वाकई में 72 लाख की कार होती है। दोस्त कि मैं टीचर था और अनिल सर भी टीचर हैं, उनको देख के मैं इंस्पायर इसलिए भी हुआ क्योंकि वो भी टीचर थे और एक टीचर को 72 लाख की गाड़ी चलाते हुए मतलब एक सपना होता है। वाकई में एक टीचर पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमा के 72 लाख की कार तो नहीं खरीद सकता। लेकिन सेफ शॉप की ही ताकत थी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया इस बूट कैंप में। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, हालाँकि जितने लोग गए हैं सबको पता होगा, चंद्रेश सर बूट कैंप में थे। अक्सर हर बूट कैंप में सर क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं। उसमें चीटिंग भी बहुत करते हैं चंद्रेश सर। चीटिंग ऐसी करते हैं कि जो व्यक्ति उनको बॉल डालता है, यदि बॉल स्टंप में लगती है तो वो नो बॉल दे देते हैं। यदि चंद्रेश सर जिसको भी बॉल डालते हैं और उसने यदि बैट से बॉल को मार दी तो उसको आउट दे देते हैं। इस तरीके से सर चीटिंग करते हैं। चूँकि क्रिकेट मेरा शुरू से ही फेवरेट गेम रहा है, शुरू से ही मैं क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता हूँ। तो जो चीटिंग करता है मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। सोनी सर को याद है, शायद सोनी सर ने मुझसे बोला भी था कि आपको शायद गुस्सा आ गया था। चंद्रेश सर ने बॉल किया और मैंने बहुत तेज मार दिया, बॉल शायद जंगल में जाके गुम गई थी, तो सर ने मुझे आउट दे दिया। तो सर ने मुझे आउट दिया तो फिर गुस्सा भी पता नहीं कैसे आ गई, तो मैंने बोला अब सर को किसी भी तरीके से बोल्ड ज़रूर मारना है। तो मैंने बॉल भी लिया और अच्छी तेज दौड़ते हुए आया और मैं बहुत फास्ट बॉल मारा और चंद्रेश सर को बोल्ड मार दिया। सर ने नो बॉल दे दी। तो मुझे बाद में दिया कि सर तो मानने वाले हैं नहीं, ना सर आउट होने वाले हैं, तो इसलिए इनसे हार मान लो। वाक़ई में चंद्रेश सर से कोई नहीं जीत सकता है, नो डाउट। सॉरी चाहूँगा, उस दिन गुस्सा इसलिए आया था, सर गेम था। सोनी सर से सॉरी चाहेंगे, सोनी सर ने बोला भी था शायद आपको गुस्सा आ गया, सर को याद होगा शायद। तो चूँकि क्रिकेट में सीरियस सिंसियरली शुरू से ही खेलता हूँ, तो हालाँकि वो एन्जॉयमेंट था, गेम नहीं था, वो एक प्रकार से एन्जॉय करना था पूरी टीम को। उस समय रूपेश सर जहाँ तक कमेंट्री कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। मैंने बोल्ड मारा था, सर को तीनों स्टंप उनके फेंक गए थे। दोस्तों बूट कैंप से जब मैं लौटा, तो बूट कैंप से लौटने के बाद लगभग 30 नवंबर तक मैंने अपना गोल्ड शिप का टारगेट कंप्लीट किया। लगभग 11 महीने लग गए थे सिल्वर से गोल्ड गोल्ड तक पहुँचने में। ये जो दौर था, क्योंकि सिल्वर तो सीनियर की सपोर्ट से बन गया, लेकिन गोल्ड अपनी ही मेहनत से बनना होता है। ये सबको पता है कि सिल्वर बनना काफ़ी आसान है, क्योंकि सीनियर सपोर्ट कर देते हैं, नेटवर्क बढ़ जाता है, सिल्वर बन जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से पर्ल तक जाने में लगती है, क्योंकि खुद ही काम करना होता है। यहाँ से सीनियर सिर्फ गाइडलाइन देते हैं, चलना हमको ही पड़ता है। तो दोस्तों लगभग 11 महीने का समय लगा गोल्ड पहुंचने में। और गोल्ड का रिकॉग्निशन मनु सोनी सर खुद आए हुए थे इटारसी में। तब सोनी सर के कर्मो कलम से हमको सम्मान मिला। इस तरीके से यहाँ पे इटारसी के सिस्टम में ही मुझे सम्मान मिला। और अगला फंक्शन आया था जय हो, अगर सॉरी एक ऑफर आया था जय हो करके, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, 2 ऑफर एक साथ चल रहे थे। तब पूरे इटारसी के नेटवर्क की सपोर्ट से, उनकी अच्छी काम से एक अच्छा नेटवर्क बन चुका था। चूँकि लगभग बहुत सारे अचीवर हमने निकाले। लगभग 2 बैंकॉक, आशीष यादव जी और सुनील मनवारी जी को बैंकॉक अचीव करवाया। और बहुत सारे अचीवर वहाँ से निकले थे। सबको जय हो 2 के मंच पर इस तरीके से सम्मान होने का मौका मिला था।
पूरा नेटवर्क से लगभग 40 से 45 लोग इस फंक्शन में आए थे। दोस्तों मेरे लिए ये बड़ी बात इसलिए भी कह रहा हूँ कहूँगा क्योंकि इसके पहले 40-45 लोग एक साथ किसी भी फंक्शन में मेरे नेटवर्क से नहीं पहुँचे थे। तो दोस्तों ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि मेरा नेटवर्क वहाँ पे सम्मान पा रहा था और मुझे अपने सम्मान से ज़्यादा खुशी अपनी टीम के नेटवर्क को सम्मान पाते हुए मिल रही थी। मैं नीचे से बैक स्टेज से देख रहा था काफ़ी अच्छे से सबको और मुझे अपने सम्मान में जितने आँसू नहीं आए थे लेकिन अपने नेटवर्क को जो सम्मान मिला, उसको देखने के बाद मेरी आँखों से आँसू आए थे दोस्तों। दोस्तों उसके बाद फंक्शन आया आज़ादी मेगा शो, रायपुर छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर भी इस तरीके से बड़े स्टेज पर गोल्ड का सम्मान हुआ 21 जून को। वहाँ पर एमएम फन सिटी में जाके इस तरीके से एन्जॉय करने का मौका मिला। दोस्तों शेप शॉप यदि नहीं होता तो ये एन्जॉयमेंट शायद सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि सिर्फ हमारी जो ज़िंदगी थी वो घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की रह चुकी थी। बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, कोचिंग के बच्चे थे और फैमिली। दोस्तों खुद के लिए भी समय नहीं था क्योंकि कोचिंग की अगर मैं बात करूँ 6 बजे से उठता था, 7 बजे से 9 बजे तक 2 बैच लगाता था, 10 बजे से स्कूल जाता था, 5 बजे मैं घर आ जाता था और शाम को 6 बजे से 9 बजे रात रात तक फिर कोचिंग पढ़ाता था। ये मेरा शेड्यूल था, मेरे पास खुद के लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं था। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास वक़्त भी है शायद थोड़ा बहुत लेकिन अभी वक़्त नहीं है क्योंकि अभी अपने आप को और निखारना है, बहुत मेहनत करनी है। ये उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि सिर्फ़ एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमको एक बहुत अच्छा रास्ता मिल चुका है, भगवान को शुक्र अदा करेंगे कि ईश्वर ने एक इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी। इस अपॉर्च्युनिटी में बस अपने आप को निखारना है। दोस्तों मात्र 5 माह में गोल्ड शिप के बाद मात्र 5 माह में टीम के साथ काम करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट लेवल पार्ले पर पहुंचा। 5 टीम से लगभग 500 लोगों का नेटवर्क हुआ 3/10/2019 को। और दोस्तों अगला जो फंक्शन हुआ था जय हो 3 और जय हो 4 में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का वक़्त था। इस डिस्टेंस में ही अपना पार्टनरशिप का मैंने 3rd लेवल अचीव किया। तीसरे लेवल अचीव करने के बाद इस तरीके से मंच पर जाने का मौका मिला। दोस्तों सारे फंक्शनों में एक चीज़ देखते थे कि बड़े-बड़े डायमंड्स को, बड़े-बड़े लीडर्स को, सभी को इस तरीके से उनका नेटवर्क उठा-उठा के मंच पर लेके जाते थे। तो मन में एक ही चीज़ रहती थी कि मेरा नंबर कब आएगा इस तरीके से। तो दोस्तों इस बार मेरा नेटवर्क मुझे इस तरीके से स्टेज पर उठाकर ले गया और इस तरीके से मेरा पर्ल का सम्मान हुआ। दोस्तों गोल्ड होने के बाद पर्ल होने के पहले मैं फिर से इटारसी से क्योंकि मेरा एक अर्निंग साइड तो चल रहा था लेकिन डिपॉजिट बंद हो चुका। डिपॉजिट की पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर दिया। तो मुझे इटारसी छोड़कर जबलपुर वापस आना पड़ा और जबलपुर में आके मैं अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। इटारसी का नेटवर्क मेरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एक लेग मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मुझे सिर्फ़ अपने सेकंड लेग में वर्क करना है। वहीं पे सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जबलपुर शिफ्ट हुआ हूँ और जबलपुर में काम कर रहा हूँ दोस्तों। जबलपुर में काम करते हुए लगभग मुझे 5 माह का वक़्त हो चुका है। दोस्तों उसी दौरान एक फंक्शन और होता है सौभाग्य मेगा शो कंपनी का फंक्शन। ये दोस्तों सिस्टम का नहीं था, ये कंपनी का बहुत बड़ा फंक्शन था। एक बार इसके पहले 1 साल पहले और हुआ था दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। ताल कटोरा स्टेडियम में जब हुआ था तो सोनी सर उस समय अपने नेटवर्क से लगभग 10 लोगों को लेके लेके गए हुए थे। जब सोनी सर मैंने फ़ोटो देखी, कुछ लोगों की बड़े-बड़े लीडर्स के साथ, अजय पिल्ले सर के साथ, जसवीर सर के साथ, देवेंद्र शर्मा सर के साथ, सारे ने लोगों का जब मैंने व्हाट्सएप पर फ़ोटो देखा तब मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई फंक्शन हो रहा है। तब मैंने जब सोनी सर लौट के आए मैंने कॉल पे किया सर को कॉल किया कि सर मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मुझे भी जाना था इस फंक्शन में। तो सर ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा ज़रूर जाएँगे। नेक्स्ट टाइम हुआ दोस्तों, सौभाग्य फंक्शन हुआ, उसमें जाने का मौका मिला। तालकटोरा स्टेडियम में लगभग 10 से 15,000 का गैदरिंग होता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 35,000 से भी ज़्यादा लोगों का गैदरिंग था। यहाँ पे इंडिया के टॉप बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोगों से को देखने का, सुनने का और उनसे मिलने का मौका मिला। यहाँ से आने के बाद पता चल गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यहाँ से पता चला कि कंपनी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। अभी तक तो हम सिर्फ कुछ लोगों को ही जानते थे ये, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता और समझ में आई। इसलिए दोस्तों इस बिज़नेस को अब और गंभीरता से करना पहले बहुत सी गलतियाँ करी हैं, एक गलती नहीं है दोस्तों, अनेकों गलतियाँ हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, क्षमा किया है और उम्मीद है आगे किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। गलतियाँ होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है दोस्तों और दोस्तों मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर मनोज कुमार सोनी सर, हमारे मेरे
रोल मॉडल है, मनोज सोनी सर आइडल हैं, और हमारे सपोर्टर मिस्टर हरिशंकर लोधी सर, स्पेशली थैंक्स फॉर हरिशंकर लोधी सर, क्योंकि दोस्तों हर कदम पर, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे मेंटली कंडीशन हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी तरीके से हरिशंकर सर ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। और मुझे खुशी कल सोनी सर ने जो मीटिंग लिया, उस मीटिंग को लेने के बाद वाकई में एहसास हो गया कि सोनी सर के साथ काम करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि दोस्तों सोनी सर ने बताया कि लगभग पूरे हिंदुस्तान के 1000 डायमंड में उनका नाम, और 1000 में नहीं बल्कि 26 लोगों में, जहाँ पे सर ने कल वीडियो बताया था उसमें 26 टॉप ग्रेट मेंटर वहां पर मौजूद थे, और वहां पर हमारे मनोज सोनी सर भी थे। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा सर वर्ड नहीं आ रहा है, शुक्रगुज़ार करेंगे, और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि मनोज सोनी सर का साथ मिला, मनोज सोनी सर का सपोर्ट मिला। इसलिए सर से रिक्वेस्ट है कि सर अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा, छोटे-छोटे बच्चे हैं हम आपके, जो भी गलतियाँ हों, माफ़ करिएगा, गलतियाँ और आपको कमिटमेंट करते हैं, गलतियाँ होने की आपको किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद यही है कि अब कुछ अलग ही रूप मिलने वाला है, क्योंकि रूपेश साहू सर बता रहे थे कि लॉकडाउन में जो ट्रेनिंग अभी मिल रही है, इससे वाक़ई में एक अंदर से अलग ही वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, अलग सी तरंगें बन रही हैं। एहसास हो रहा है कि अब बहुत ही शानदार काम होने वाला है। दोस्तों मेरा दावा है सर, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, इसके बाद बहुत ही शानदार काम होने वाला है। जबलपुर में एक नंबर काम रॉयल किंग्स में विनय ताम्रकार का नाम सबसे एक नंबर चलेगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। दोस्तों आप सभी के लिए एक लाइन है कि सरोवर से अधिक जल प्राप्त करने के लिए एक बड़ा जिस प्रकार सरोवर से अधिक जल प्राप्त करने के लिए बड़े पात्र का होना आवश्यक है, उसी प्रकार गुरु से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पण की आवश्यकता है। दोस्तों और सर मेरा समर्पण पूरी तरीके से आपके लिए है। आप जिस तरीके से मुझे गाइड करेंगे मैं उस तरीके से काम करूँगा। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है टोपाज़, सिर्फ लॉकडाउन खुलने के 5 मंथ के अंदर मैं अपना नेक्स्ट लेवल टोपाज़ से कंप्लीट कर लूँगा, जिसके लिए मुझे लगभग 320 फुल डीडीओ की आवश्यकता है, लगभग 64,000 बिज़नेस वॉल्यूम। और दोस्तों उसके बाद लगभग इन 5 महीने में लगभग 4 नए सिल्वर मेरी टीम से निकलने वाले हैं, और मेरा जो एमराल्ड लेवल है मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा, रेड क्लब में आ जाऊँगा। और तभी मेरा एक सबसे बड़ा सपना जो ड्रीम कार है दोस्तों, हुंडई की वर्ना 21 मई 2021 तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसका एक छोटा-सा वीडियो भी सर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको मैं चलाना चाहूँगा। सर ये मेरी ड्रीम कार है, हुंडई की वर्ना ब्लैक कलर की ही आएगी, लगभग इसकी कीमत 8 लाख। यस, यस सर। ओके सर। ओके विनय जी, यस सर। कंप्लीटेड। यस सर, कंप्लीट। थैंक यू विनय जी। आज आपके वेलकम बारे सर। में मैंने भी बहुत कुछ बातें ऐसी सुनी जो कि मैं भी नहीं जानता था। वैसे बहुत सारे लोगों से थोड़ी बातें तो होती है और व्यक्तिगत रूप से सभी को जानता हूँ, लेकिन इतनी गहराइयों से बात तो इस लॉकडाउन के पीरियड के माहौल पे ही हो पाया है। थैंक्स। मैं तो इस लॉकडाउन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने इसी लोगों के बारे में, अपने सभी जाबाज सिपाहियों के बारे में इतनी गहराइयों से जानने का मौका मिल रहा है। थैंक्स लॉट। थैंक्स इसीलिए सर लॉट टू गॉड। हाँ जी। इसलिए कोरोना को थैंक यू बोला था मैंने स्टार्टिंग में। कोरोना ना सही है, होता तो सही शायद ये है। ना हो पाता। बिल्कुल सही। वाक़ई हम
ये बात बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि हमारे लिए ये मौका वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के साबित हो रहा है। और मैं विनय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं इनकी इस डिसीजन के लिए, इतना बड़ा डिसीजन इस प्लेटफॉर्म को स्वीकार करने के लिए और इसमें अपना करियर बनाने के लिए जो इन्होंने डिसीजन लिया, इसके लिए इनको सलाम करता हूँ। बहुत-बहुत बधाई देता हूँ विनय जी। निश्चित रूप से आपको आपके टारगेट तक पहुँचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा वादा है कि अगर आप ने ठाना है तो ज़रूर आप अचीव करेंगे और हम मिल के अचीव करेंगे, शिखर पर पहुँचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करते हैं और कल के स्पीकर की यहाँ घोषणा करते हैं। हमारे 2 पर्ल अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। कल जो 2 पर्ल हैं उनमें से पहला नाम है श्याम ठाकुर जी का। यदि उनको आवाज आ रही है तो वो सुन लें कि उनकी स्पीच कल होगी। और श्याम ठाकुर के अलावा हमारे अगले पर्ल हैं श्रीमती रविता सोनी, मिसेस रविता सोनी। इन दोनों को अगला स्पीच देना है, तो ये कंटिन्यू करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब तब तक कल 11 बजे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और विनय जी, आज इस मीटिंग को एंड करने का जो अथॉरिटी है वो आपके पास है। तो नीचे आपने एंड मीटिंग लिखी होगी, तो एंड मीटिंग करने से पहले आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए। नीचे आपके अनम्यूट लिखा होगा, उसके 1 मिनट बाद आप इस मीटिंग को एंड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जितनी जल्दी हो मीटिंग को एंड करिएगा, क्योंकि मुझे अगली मीटिंग में भी जाना है। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू सर आज की ट्रेनिंग के लिए।